नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल में 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां उनकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की। पीएम मोदी ने अन्य 4 मशालों को भी प्रज्वलित किया। इन्हें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव सहित देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर 1971 युद्ध के सैनिक भी यहां मौजूद रहे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की जीत को पूरे देश में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। शहीदों की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें 1971 की जंग में लड़े सैनिकों और शहीदों की विधवाओं का सम्मान किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में 3 कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। किसान आज चिल्ला बॉर्डर जाम कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव के जवाब में संयुक्त किसान मोर्चा ने जवाब दिया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें। अगर सरकार को आंदोलन और कृषि कानूनों पर बात करनी है तो सभी किसानों के साथ करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई खापों ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये खापें 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगी। अखिल खाप परिषद के सचिव सुभाष बालियान ने इसकी जानकारी दी है। पंजाब के पूर्व सैनिकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपना मेडल वापस करने का ऐलान किया है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि सरकार ने अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो देश भर के सैनिक 26 जनवरी को राष्ट्रपति को अपना मेडल वापस लौटाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी जैसे है वैसे ही बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ असली किसान संगठनों से बातचीत आगे बढ़ाने को इच्छुक है। उन्होंने कहा कि देश के तमाम राज्य तीनों कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भाजपा को असली टुकड़े टुकड़े गैंग बताया। बादल ने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ करने की साजिश रच रही है। बीजेपी विभाजनकारी शक्ति बन गई है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों की भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को लगभग 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। यह इंसेंटिव गन्ना किसानों के बकाये को जारी करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले दौर को मंजूरी दे सकता है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में नीलामी शुरू होगी। इसमें 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम शामिल नहीं होंगे। ट्राई ने 5 लाख करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 5 साल में भारत IT हब बन जाएगा। इस दौरान देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन और 5 करोड़ टेलीविजन सेट बनेंगे। इसके साथ ही 5 करोड़ IT उपकरण बनेंगे, जिसमें लैपटॉप और टैबलेट उत्पादन शामिल है। विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन आज से ओमान के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो ओमान के विदेश मंत्री, श्रम मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। वो ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता करेंगे। पश्चिमी हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं से दिल्ली NCR में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं नैनीताल का न्यूनतम तापमान 5 और देहरादून में 8 डिग्री रहा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहा। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में दृश्यता कम दर्ज की गई। यातायात विभाग ने लोगों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2021-22 का बजट आर्थिक पुनरुत्थान की गति पर केंद्रित होगा। इसके लिए बैंकों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने FDI को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच देश में 6 महीने के दौरान $40 अरब का प्रत्यक्ष विदेश निवेश आया है। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 99,32,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 1,44,096 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,382 नए मामले सामने आए। वहीं 387 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 16,40,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 5 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है।
भारत ने कोरोना टीका भंडारण के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 29,000 कोल्ड चेन विकसित की जा रही हैं। इसमें 41,000 डीप फ्रीजर और 316 रेफ्रिजरेटर समेत अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका सहित कई देशों में टीकाकरण के दौरान सामने आए दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को हर ब्लॉक में कम से कम एक दुष्प्रभाव प्रबंधन केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। बिहार में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने 7 निश्चय पार्ट 2 के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। ये मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं का दूसरा हिस्सा है। कोरोना महामारी के चलते बंद की गई तीर्थयात्री ट्रेन एक बार फिर चलाने का फैसला किया गया है। RICTC ने बताया है कि अगले महीने से चलने वाली इस ट्रेन से प्रसिद्ध 4 ज्योतिर्लिंग समेत द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन होंगे। केरल में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। ताजा रुझानों में ग्राम पंचायतों के नतीजों में कांग्रेस समर्थित UDF 81 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं LDF 76 सीटों पर आगे है, जबकि NDA ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई है। कांग्रेस अप्रैल में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो प्रियंका गांधी मैदान में उतर सकती हैं। इसमें गांधी परिवार के इतर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उम्मीदवारी के लिए तैयार हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े के नागपुर स्थित आवास की सुरक्षा के लिए 1.77 करोड़ का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में विधि एवं न्यायिक विभाग की पूरक मांग पर यह प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब सनी देओल को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसके तहत सनी देओल की सुरक्षा में उनके साथ 11 जवान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 PSO भी मौजूद रहेंगे। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ IIT ने मिलकर कृषि स्मार्टफोन विकसित किया है। ये खेत की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। इस फोन को कई भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही किसानों को वर्षा जैसे 20 अहम मापदंडों की सटीक जानकारी देगा। कर्नाटक विधानसभा परिषद के हंगामे को लेकर CM BS येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हंगामा कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। उन्होंने उच्च सदन के सभापति से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है, जिनके खिलाफ भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाई है। जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। घाटी में कपकपाती ठंड के चलते अधिकतर लोग घर से बाहर नहीं निकले, जिससे मतदान की गति धीमी रही। बता दें कि 7वें चरण में 31 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं पुण्यतिथि पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों का पुनः प्रकाशन किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बता दें कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर सरकार फेलोशिप भी शुरू कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति विधेयक को विधानमंडल की संयुक्त समिति के पास भेज दिया है। इस विधेयक में महिला उत्पीड़न और बाल अपराधों को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है। आरोपी को मृत्युदंड और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने समेत अन्य सजा दी जा सकेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनेगा। यहाँ युवाओं के लिए अवसरों में वृद्धि होगी। ये सभी कार्य PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत रणनीति के हिस्सा होंगे। PM मोदी ने अटल जी का द्वारा शुरू की गई विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में पनवेल में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी कर 163 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया है। नकली कंपनियों के जरिए असुरक्षित लोन की एंट्री दिखाई गई थी। एजेंसी ने बताया कि अब तक 14 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षाएं 18 दिसंबर से नियमित रूप से चलेंगी। CM शिवराज चौहान ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता और अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। साथ ही कोरोना संबंधी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। नोएडा के फरेंदा गांव के पास पुलिस और बदमाशों में मंगलवार रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 बदमाश घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों पर अन्य जिलों में कई लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर के मामले दर्ज। एम्स की नर्स यूनियन ने हड़ताल वापस ले लिया। अस्पताल प्रशासन के साथ करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद यूनियन ने ये निर्णय लिया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि नर्सों ने हड़ताल खत्म कर काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2021 के अंत तक सेंसेक्स 50,500 अंक तक पहुंच जाएगा। फ्रांस की कंपनी BNP परिवा ने ये रिपोर्ट जारी की है। परिवा ने रिपोर्ट में कहा कि पूरे विश्व को भारतीय बाजारों से काफी उम्मीदें हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तृत रूप लेगी। CM ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बंगाल में लाने के लिए भाजपा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। भाजपा का मकसद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाना है। इससे हिंदू मुस्लिम वोट बट जाएं। यूपी सरकार कतरनिया घाट वन्य जीव विहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको पर्यटन स्थल बनाएगी। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह होगा। सिंह ने कहा कि वन क्षेत्र के बाहर होटल, पार्क और रोड कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता को लेकर पीएम शेख हसीना ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक कट्टरता फिर से पनप सकती है। धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होने देंगे। हसीना ने 50वें मुक्ति दिवस की पूर्व संध्या पर लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। गोरखपुर में 50 एकड़ में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई है। ये यूपी में दूसरा ऐसा पार्क होगा। गीडा के सीईओ संजीव रंजन ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद इसकी लागत तय की जाएगी। नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट ने बताया है कि कोरोना काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की वजह से मंदिर को बंद किया गया था। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। ठाकरे ने विधानसभा को आश्वासन दिया है कि मौजूदा ओबीसी कोटा बरकरार रहेगा। ओबीसी कोटे में मराठियों को शामिल करने की अफवाह फैलाई जा रही है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस्टोफर से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रणनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के बाद राजनाथ ने कहा कि अक्टूबर में दोनों देशों के बीच हुआ BECA रक्षा सहयोग और सशक्त रूप लेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच बृहस्पतिवार से एडिलेड के ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 श्रृंखला जीतने के बाद अब टेस्ट सीरीज में बुलंद इरादे के साथ उतरने के लिए तैयार है। भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ी राहत मिली है। टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पूरी तरह से फिट हैं और पहला टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को भी फिट घोषित किया गया है। वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करेंगे। पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव ने भारतीय तेज गेंदबाजों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि टेस्ट श्रृंखला में उछाल लेती पिचों को देखकर उत्तेजित ना हो और अपनी ताकत से गेंदबाजी करें। कपिल ने माना है कि अभी भी भारतीय गेंदबाजों के पास ऑस्ट्रेलियाई पिचों का अनुभव नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।